सुप्रभात विद्यार्थियों। उन्नयन विहार जिला पश्चिमी चंपारण फेसबुक लाइव क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, नवंबर के हिंदी विषय अंतर्गत हम लोग पाठ्य पुस्तक पर अपनी समझ बना चुके हैं। परीक्षा सन्निकट है। परीक्षा का आयोजन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात आप 10वीं कक्षा में जाएंगे। 10वीं कक्षा में आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ये निर्णय लिया है कि क्यों न विद्यार्थियों को हम इस तरह का प्रश्न पत्र 9वीं कक्षा में ही उपलब्ध कराएं, जिससे कि जब विद्यार्थी 10वीं में जाएं और बोर्ड परीक्षा में बैठे तो प्रश्न पत्र की प्रकृति या यूं कह ले कि प्रश्न पत्र के स्वरूप पर उनकी समझ पूर्व में ही बन जाए। इसी उद्देश्य को लेकर आज की कक्षा में हम यहां प्रस्तुत हैं हिंदी विषय के साथ। विद्यार्थियों, आज की कक्षा का मुख्य उद्देश्य ये है कि वार्षिक परीक्षा का जो आयोजन किया जाएगा उसमें प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या होगा और जब आप 10वीं कक्षा में जाएंगे और बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे वहां प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्वरूप प्रश्न पत्र का आपको 9वीं के वार्षिक परीक्षा में दिखाई देगी वही स्वरूप 10वीं के बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र के स्वरूप पर जब हमारी समझ बन जाएगी, प्रश्न की प्रकृति पर हमारी समझ बन जाएगी तो 50% हमारी तैयारी पूर्ण मानी जाती है। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार के होंगे। विद्यार्थियों, अभी तक आपने विद्यालय स्तर पर परीक्षाएं दी हैं। लगभग उसी प्रकृति के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे और वही प्रकृति 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों, जब प्रश्न को आप देखेंगे तो प्रश्न आपको 2 खंडों में विभाजित दिखाई देता है। यहां 10वीं के भी प्रश्न पत्र के स्वरूप को रखा गया है, चूंकि आप दोनों से तुलना कर लें। प्रश्न पत्र का जो स्वरूप होता है, एक होता है खंड अ, खंड अ, और प्रश्न पत्र के दूसरे भाग में जब आप जाएंगे वहां होता है खंड ब, खंड ब। यह स्वरूप आपको यहां भी देखने को मिल रहा है, खंड अ और खंड ब। कहीं कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा, बस इस पर हमारी अपनी समझ बन जानी चाहिए। खंड अ जो होता है वो वस्तुनिष्ठ भाग होता है, वस्तुनिष्ठ। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं। यहां भी आप देख रहे हैं खंड अ में कैसे प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इस वस्तुनिष्ठ में 100 प्रश्न आपके रहते हैं और इन 100 प्रश्न में से मात्र 50 प्रश्न के उत्तर आपको देने होते हैं।
कितने प्रश्न के उत्तर देने होते हैं? 50 प्रश्न के उत्तर आपको देने होते हैं। एक प्रश्न आपका यह हो सकता है कि ये जो 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ में पूछे जाते हैं, इसको आप अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। तो ये 100 प्रश्न जो हमारे होते हैं, ये पूछे कहां से जाते हैं? तो दोनों जब 9वीं के प्रश्न पत्र को देखेंगे और 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र को देखेंगे, तो यहां अंतर सिर्फ पाठ्य पुस्तक में है और कहीं नहीं है। 9वीं में जब आप प्रश्न को देखेंगे तो इसमें गोधूली भाग 1 से प्रश्न पूछे जाते हैं। कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं? गोधूली भाग 1 से। गोधूली भाग 1 और 10वीं कक्षा में आप देखेंगे यहां जो प्रश्न पूछे जाते हैं, गोधूली भाग 2 से प्रश्न पूछे जाते हैं। चूंकि 9वीं कक्षा में आपके लिए निर्धारित जो पाठ्य पुस्तक है वो आपके लिए गोधूली भाग 1 है और 10वीं में आपके लिए जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है वो गोधूली भाग 2 है। तो 9वीं गोधूली भाग 1 से रहते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा जो आपके लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक है वो है वर्णिका। वर्णिका भाग हिंदी व्याकरण से प्रश्न रहते हैं। हिंदी व्याकरण से जो प्रश्न रहते हैं ये तो लगभग जो आप 9वीं में पढ़े रहते हैं और उसी का विस्तारित रूप जो आप 10वीं में पढ़ते हैं वहीं से प्रश्न रहते हैं। तो जो आप 9वीं में हिंदी व्याकरण 50 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। अब इसमें हमें करने क्या रहते हैं? क्यों ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इसके उत्तर देने के लिए आपको OMR सीट उपलब्ध कराया जाता है। इसी पर आपको उत्तर देने होते हैं और हर प्रश्न में 4 विकल्प दिए रहते हैं और ये गोला किया गया रहता है विकल्प। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आप प्रश्न संख्या 1 को संख्या 1 का जो सी विकल्प है वो सही है तो आपको ये सी विकल्प को रंग देना रहता है। चूंकि ये 100 बने रहते हैं, आपको करने सिर्फ 50 है। मान लीजिए किसी कारण से मान लीजिए आप पहले का उत्तर दे लिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर आप नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि 100 में 85 का उत्तर आपको देना है, तीसरे का उत्तर दे रहे हैं, तो यहां भी हर प्रश्न विकल्प बना रहेगा A B C D हर में ऐसे। तीसरे का आप दे रहे हैं तो यहां भी बना रहेगा। तीसरे में मान लीजिए सही विकल्प A है तो आपको इस तरह से 50 प्रश्नों का उत्तर हमें देने हैं। और विद्यार्थियों, खंड अ जो हमारा है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भाग है, ये भाग अंकदायी होता है। यदि आप 50 का 50 सही कर लेते हैं तो आप आसानी से 50 अंक प्राप्त कर लेंगे। 50 अंक प्राप्त कर लेंगे। तो इस भाग पर हमें ध्यान देने हैं, 9वीं कक्षा में भी, पुनः 10वीं कक्षा में भी। अब आते हैं हम खंड ब पर। विद्यार्थियों, खंड ब की जब हम चर्चा करेंगे तो इसमें 6
विषयनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 6 विषय निष्ठ। यहां भी आप देख रहे होंगे खंड ब में 6 विषयनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। जिस तरह से 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में आप देख रहे हैं, ठीक उसी तरह से 9वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में भी आपको प्रश्न दिखाई देंगे। अंतर सिर्फ ये होगा कि 9वीं कक्षा में गोधली भाग 1, वर्णिका भाग 1 और हिंदी व्याकरण से प्रश्न रहेंगे। जब आप 10वीं कक्षा में जाएंगे, यही यहां हो जाएगा गोधली भाग 2, जो आपके लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक है, वर्णिका भाग 2 और हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण लगभग एक ही रहते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है या ये कहे कि विस्तार हो जाता है। विद्यार्थियों, ये जो 6 विषयनिष्ठ प्रश्न हमारे रहते हैं, इसमें जो पहला प्रश्न रहता है हमारा अपठित गद्यांश रहता है और ये काफी अंकदायी होता है, 10 अंक का होता है। प्रश्न संख्या 1 अपठित गद्यांश 10 अंक का। इसमें 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित रहता है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 2 को भी जब हम देखते हैं तो ये भी हमारा अपठित गद्यांश ही रहता है और इसके लिए भी 10 अंक निर्धारित रहते हैं। इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित रहता है। तो कहने का तात्पर्य है प्रश्न संख्या 1 और 2 दोनों हमारे अपठित गद्यांश से रहते हैं और दोनों मिला के हमारे 20 अंक के हो जाते हैं। और विद्यार्थियों, जैसे कि हम लोगों ने नियमित कक्षा में पढ़ा है अपठित गद्यांश के विषय में और जाना है, इसमें गद्यांश दे दिया गया रहता है और उसी गद्यांश के आधार पर आपसे प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न के उत्तर उसी गद्यांश में रहते हैं, कहीं बाहर उसको खोजने नहीं पड़ते। इसलिए इस तरह के प्रश्न काफी सरल भी होते हैं। थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता इसमें यह पड़ती है कि जब आप देखेंगे अ और ख, एक उदाहरण दे रहे हैं, 2 गद्यांश रहते हैं, यहां अथवा दे देता है। इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न रहते हैं और ख में भी 1, 2, 3, 4, 5 सभी प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित रहते हैं। कितने अंक निर्धारित रहते हैं? 2 अंक हमारे निर्धारित रहते हैं। यहां भी सभी प्रश्न के लिए हमारे 2 अंक निर्धारित रहते हैं। इसमें थोड़ी सावधानी की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हम लोग अक्सर मूल्यांकन के समय जब आपकी कॉपियों का हम लोग मूल्यांकन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कहां गलती आपसे हो जाती है। सभी से नहीं, कुछ परीक्षार्थियों के साथ, कुछ विद्यार्थियों से उसमें गलती होती ये है। पहली गलती तो ये हो जाती है कि 2 प्रश्न रहता है अपठित गद्यांश में, प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 1 में भी क ख रहता है और प्रश्न संख्या 2 में जब आप जाएंगे अपठित गद्यांश में भी, वहां भी क और ख बना हुआ रहता है। और क में भी 5 प्रश्न रहते हैं, ख में भी 5 प्रश्न रहते हैं। तो गलती नंबर 1 हम ये करते हैं कि प्रश्न संख्या 1 के क और ख दोनों का हम उत्तर दे लेते हैं और हम ये समझ बैठते हैं कि हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 दोनों का अंक दे लिया है, हम तो अच्छे अंक पा जाएंगे। लेकिन नहीं, यहां अथवा जब रहता है इसका मतलब किसी एक का आपको यहां उत्तर देना है। क का दीजिए, नहीं तो आप ख का दीजिए और पुनः प्रश्न संख्या 2 में आप आइए। 2 में भी क अथवा ख रहता है। तो प्रश्न संख्या 2 में जब आप जाइए या तो क का उत्तर दीजिए और नहीं तो आप ख वाले का उत्तर दीजिए। यहां एक सावधानी ये रखनी है। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, वहां हम चलते हैं। दूसरी गलती ये करते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जब हम उत्तर देते हैं तो प्रश्न संख्या 1 के क का
प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 का हम उत्तर दे लेते हैं, और 3 का उत्तर दे के पुनः हम चले जाते हैं अथवा में ख में, और ख में हम चौथे और पांचवें प्रश्न का उत्तर दे लेते हैं। आप तो समझते हैं हमसे 5 प्रश्न पूछे गए, पांचों के हमने उत्तर दे लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यदि प्रश्न संख्या 1 के क का उत्तर दे रहे हैं तो पांचों प्रश्न जो इसके हैं आपको इसके उत्तर देने हैं। यदि आप क का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, किसी कारण से हमारी समझ नहीं बन रही है, हम नहीं लिखना चाह रहे हैं, हम ख वाले का उत्तर देना चाहते हैं, अच्छी बात है। तो जब हम ख का उत्तर देंगे तो ख के पांचों प्रश्न का उत्तर हम देंगे। बस इतनी सी सावधानी रखनी है। दूसरी सावधानी ये रखनी है कि हम सोचते हैं कि 2 अंक का प्रश्न है और थोड़ा सा हम क्यों नहीं इसे बढ़ा चढ़ा के लिख दे, इसका विस्तार कर दे, अपनी तरफ से लिख दे। नहीं, यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं है। जितना प्रश्न पूछा जा रहा है उसी के अनुरूप आपको उत्तर देने हैं। और जो गद्यांश में है, प्रयास कीजिए कि उस गद्यांश के आधार पर ही आप उत्तर दें। भाषा आपकी अपनी हो सकती है, भाव आप वहां से ग्रहण कीजिए, भाषा आपकी अपनी हो सकती है, लेकिन मूल भाव को आप परिवर्तित करने का प्रयास न कीजिए। तो एक सावधानी हमें ये रखनी है। यदि इस तरह की हम सावधानी रख लेते हैं तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 1 और 2 दोनों में हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। विद्यार्थियों, नवम वर्ग में भी प्रश्न संख्या 3 रहते हैं, और जब हम 10वीं कक्षा में जाएंगे वहां भी प्रश्न संख्या हमारी ये 3 देखने को मिलेंगे। नवम वर्ग में भी प्रश्न संख्या 3 निबंध का ही होता है, और 10वीं कक्षा में भी प्रश्न संख्या 3 निबंध का होता है। एक बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न पत्र में शब्द सीमा का उल्लेख रहता है, और शब्द सीमा का ध्यान हमें अवश्य रखने हैं। इसमें जो निबंध हमें लिखने हैं ये 250 से 300 शब्दों के बीच ही लिखने हैं, और इसके लिए निर्धारित अंक 10 है। और निबंध लेखन पर भी हमारे जो सहयोगी शिक्षक है ब्रजेश सर, उनके द्वारा चर्चा आपके बीच की जा चुकी है, तो अलग से उस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उस वीडियो को पुनः देखिएगा और उस पर अपनी समझ बनाने का प्रयास कीजिएगा। निबंध में थोड़ी सी सावधानी बस यही रखनी है, जिस प्रकार अपठित गद्यांश में हम रखते हैं, निबंध 4 या 5 दिए रहते हैं और किसी एक पर आपको निबंध लिखने होते हैं, और निबंध में टॉपिक दे रहा है, टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पे आपको प्रकाश डालने होते हैं। तो जिस भी निबंध को लिखने बैठिए उसी निबंध को आप लिखिए। ऐसा नहीं है कि एक निबंध को लिख रहे हैं, उसके कुछ भाग को लिख रहे हैं, फिर दूसरे निबंध में हम प्रवेश कर गए, उसके कुछ भाग को लिख दिए, फिर तीसरे निबंध में प्रवेश कर गए। ये सब नहीं करता है। जिस किसी एक निबंध का चयन आप कीजिए, उस पर विस्तार से आप प्रकाश डाल दीजिए। शब्द सीमा का जरूर ध्यान रखिए, 250 से 300 शब्दों के बीच में ही हमें निबंध लिखने हैं। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 जो है 9th में भी आपसे पूछा जाएगा और 10वीं में भी पूछा जाएगा, और 9th क्लास में जो स्वरूप है, प्रकृति है, ठीक उसी प्रकृति का प्रश्न 10वीं कक्षा में भी देखने को मिलेंगे। 4 में, प्रश्न संख्या 4 में आवेदन पत्र लेखन रहता है, अथवा पत्र लेखन रहता है, अथवा संवाद लेखन रहता है। यहां आप 3 प्रश्न देख रहे होंगे, आवेदन पत्र लेखन, पत्र लेखन, कहने का तात्पर्य यह है कि एक संवाद लेखन आपसे निश्चित रूप में पूछा जाता है। संवाद लेखन निश्चित रूप से पूछा जाता है प्रश्न संख्या 4 में,
और ये आवेदन पत्र लेखन या पत्र लेखन में से किसी एक को नियमित कक्षा में हमने आवेदन पत्र लेखन पर भी अपनी समझ बना ली है, पत्र लेखन पर भी हमने अपनी समझ बना ली है और संवाद लेखन पर भी हमने अपनी समझ बना ली है। अब आवश्यकता है उसी समझ के आधार पर लिखने का प्रयास हम करें और जहां भी समस्या आए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, पुनः यहां से मार्गदर्शन किया जाएगा। तो आवेदन पत्र लेखन और संवाद लेखन, इन तीन में से दो प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, एक प्रश्न के उत्तर आपको देने रहते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 5। इसमें किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर आपसे पूछे जाते हैं और 20 से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं और लगभग 20 से 30 शब्दों में देने होते हैं। यहां भी प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित रहता है, 5 गुणा 2 बराबर 10। ये जो प्रश्न रहते हैं 9th क्लास में गोधुली भाग 1 से रहते हैं और 10वीं कक्षा में गोधुली भाग 2 से रहेंगे। 9वीं वर्ग में वर्णिका भाग 1 से रहते हैं और 10वीं कक्षा में वर्णिका भाग 2 से रहते हैं। यहीं से ये प्रश्न रहते हैं, जो आप पाठ पढ़े हैं उसी पाठ से ये प्रश्न रहते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 में। तो प्रश्न संख्या 6 में निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। इसके लिए जो शब्द सीमा है लगभग 100 शब्द निर्धारित किए गए हैं और इसके लिए जो अंक निर्धारित रहता है वो 5 अंक निर्धारित है। इसमें प्रश्न जो रहते हैं हमारे, हमने यही देखा है कि जिसे आप लॉन्ग प्रश्न के रूप में जानते हैं उस तरह के प्रश्न रहते हैं, या कविता की कुछ पंक्तियां दे दी जाती है और उसका भाव आपसे पूछा जाता है या भावार्थ आपसे पूछा जाता है। तो यहां भी जो प्रश्न हमारे रहते हैं ये पाठ्य पुस्तक से ही रहते हैं, किसी अन्यत्र जगह से नहीं रहते हैं। तो 9वीं कक्षा में ठीक उसी तरह गोधुली भाग 1 और 10वीं में गोधुली भाग 2, 9वीं कक्षा में वर्णिका भाग 1 और 10वीं कक्षा में वर्णिका भाग 2, यहां से प्रश्न रहते हैं। कभी कभी हिंदी व्याकरण के भी प्रश्न इसमें समाहित करते हुए देखा गया है, जैसे कि जहां तक मुझे याद आ रहा है प्रश्न पत्र में मैंने एक बार देखा था कि संधि और समास की परिभाषा देते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट करें। या एक प्रश्न एक बार ये भी देखने को आया था कि उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा देते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट करें। तो विद्यार्थी दोनों प्रश्न पर पूर्व में ही समझ बन चुकी है। पूर्व का जब आप वीडियो देखेंगे तो दोनों प्रश्न पर विस्तार से चर्चा किया जा चुका है। यदि फिर भी कहीं समझने में परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो विद्यार्थियों, आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस प्रश्न पत्र पर आपकी समझ बन गई होगी और 9वीं कक्षा के प्रश्न पत्र के समझ के आधार पर आप जब 10वीं कक्षा में जाएंगे तो आप लाभ निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ शुभ दिन, बहुत बहुत धन्यवाद।